और लोकतंत्र में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओमाइक्रॉन पर 6 बजे की 6 बड़ी खबरों की। जी हां, ओमाइक्रॉन के जो केस हैं वो अभी तक दुनिया के 33 देशों तक पहुंच चुके हैं। 33 देश ओमाइक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। आपको ये भी बताते चले कि भारत में एयरपोर्ट पर टेस्टिंग ट्रेसिंग और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि ऐसे नागरिक जो विदेशों से भारत में आ रखे हैं अब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी और एयरपोर्ट्स पर अब टेस्टिंग भी अब बढ़ा दी गई है लगातार। अब आरटीपीसीआर एयरपोर्ट पर भी होगा। तीसरी जो बड़ी खबर है, ओमाइक्रॉन को लेकर सभी राज्यों को केंद्र ने चिट्ठी लिखी है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो चौथी बड़ी खबर है, सीआरबी ने 40 प्लस के लोगों को बूस्टर डोज देने की भी सिफारिश की है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है, बूस्टर डोज की बात कही गई है। दोबारा संक्रमित होने का खतरा 3 गुना, ये दक्षिण अफ्रीका के एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा अभी तक हमने देखे हैं मामले, काफी संख्या में ओमाइक्रॉन वायरस के सामने आए हैं। छठवीं बड़ी खबर, फ्रांस में आज ओमाइक्रॉन के 8 नए केस मिले हैं। जी हां, जिस तरह से ओमाइक्रॉन केस के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अब और भी ज्यादा चिंता बढ़ गई है, एहतियात बढ़ती जा रही है। इस बीच भारत की अगर बात करें तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हैदराबाद में 13 यात्री आज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी यात्री विदेश से आए थे और जब उनका टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एयरपोर्ट पर टेस्ट के दौरान इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अभी सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यानी कि आइसोलेशन में रखा गया है। और अभी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, अब उसके लिए इनके जो सैंपल्स है वो भेजे गए हैं। हालांकि यह अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये जो 13 सभी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या इनमें जो वेरिएंट है वो डेल्टा था या फिर ओमाइक्रॉन का, उसके लिए थोड़ा रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा। लेकिन हैदराबाद ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से भी ऐसी खबर सामने आई, जहां पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 यात्री जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि ये फिलहाल जो है वो सभी पॉजिटिव पाए गए, लेकिन जानकारी ये है कि इनमें से किसी में भी अभी फिलहाल ओमाइक्रॉन के सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ये सभी पॉजिटिव जरूर है। फिलहाल अभी उनका आइसोलेशन किया गया है। जिस तरह से मामले एक बार फिर से देश भर में बढ़ने लगे हैं, उसको लेकर यह जरूर कहा जा रहा है कि एहतियात बरतनी होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो अभी तक सामने आई है वो ये कि ओमाइक्रॉन मामले से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। पूरी दुनिया के आंकड़ों की अगर बात करें हम, डॉक्टर भी लगातार ये कह रहे हैं कि सावधानी बहुत जरूरी है, मास्क पहनिए, सावधानी रखिए। लेकिन अब सवाल यही है कि तेजी से फैलने वाला ओमाइक्रॉन वायरस जानलेवा नहीं है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर देश के 2 बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि ओमाइक्रॉन इस नए वेरिएंट को लेकर उनकी क्या राय है, किस तरह से वो हिदायत देंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। जिस ओमाइक्रॉन ने यूरोप के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया, जिस ओमाइक्रॉन ने कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात बना दिए, जिस ओमाइक्रॉन ने फिर से बताया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, वही ओमाइक्रॉन अब धीरे धीरे हिंदुस्तान तक पहुंच गया है। उसी ओमाइक्रॉन के कई केस भारत में मिलने की बातें कही जा रही है। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है, जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। केंद्र से लेकर राज्य की सरकार और प्रशासन कोरोना को लेकर फिर से पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं। हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं, जो हमारी कांटेक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है। और जितने उनके प्राइमरी कांटेक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कांटेक्ट हैं, उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तमिलनाडु एयरपोर्ट पर भी एक शख्स संक्रमित, सिंगापुर से तमिलनाडु आया था शख्स, यूके से लौटा एक बच्चा भी संक्रमित पाया गया है। जांच के लिए सैंपल भेज दिया गया है।
इससे पहले कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 2 केस मिले, जिसके बाद से कई राज्यों में एक तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को कहा जा रहा है कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। As we all know that 2 cases of Omicron have been detected in Karnataka so far through the genome sequencing effort of INSACOG consortium of 37 laboratories established by the Ministry of Health. We need not panic, but awareness is absolutely essential. ओमाइक्रॉन पर WHO की भी नजर है। इसके लगातार बढ़ने की खबरों के बीच दुनिया के कई देशों को इसे लेकर उत्साहित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। Most recently, Omicron continues to emerge, thereby adding to challenges we are facing. WHO is coordinating with researchers and technical partners to better understand Omicron and the potential impact of this variant on our existing countermeasures, including vaccines. WHO encourages countries to enhance surveillance and sequencing of cases. इधर बचाव के लिए डॉक्टर लगातार लोगों से कह रहे हैं कि पहले की तरह ही मास्क को जरूरी समझें, भीड़ से बचें। मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। क्राउड्स को अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेटेड प्लेसेस में रहना है। सर्दी के दिनों में हडलिंग होती है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि वो जहाँ तक हो सके हवादार माहौल में हम रहें। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, not fear but responsibility is the mantra that we will take forward। और साइंस ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन, प्रिपेयरनेस ड्रिवन अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। ओमाइक्रॉन से अब तक दुनिया में किसी की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है, लोगों को सावधान रहने को कहा जा रहा है। भारत में भी इसे लेकर कहा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन से डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नो भारत। तो देखा आपने, दुनिया भर में अब ओमाइक्रॉन यानी कि कोविड का ये जो नया वेरिएंट है, वायरस का ये जो नया वेरिएंट है, वो पैर पसारता जा रहा है। दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जानिए कि कोरोना के इस नए खतरे, इस नए रूप से सावधान रहने की जरूरत आखिर क्यों है, और ये आप तब समझ पाएंगे जब आप इसके फैलने की सुपर स्पीड को जान पाएंगे। अब इस ग्राफ को जरा देखिए। दरअसल ये ग्राफ बता रहा है कि आखिर कैसे दुनिया भर में मामले बढ़ते चले गए। 24 नवंबर को ओमाइक्रॉन के जो केस हैं वो सिर्फ 2 देशों तक सीमित थे, लेकिन 2 से 3 दिन यानी कि 7 नवंबर को ये 7 देशों तक फैल चुका था। 28 नवंबर यानी कि उसके एक दिन और बाद में 7 से 9 हुए। 29 नवंबर को 13 देश ओमाइक्रॉन की चपेट में थे। 1 दिसंबर को 22 देश और 3 दिसंबर यानी कि आज तक कुल 33 देश दुनिया भर में ओमाइक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं और दुनिया भर में अभी तक 385 केस दर्ज किए गए हैं। यानी कि सुपर स्प्रेड होने की जो स्पीड है वो यहां पर साफ तौर से देखी जा सकती है। भारत में भी 2 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं कर्नाटक में। हालांकि अभी भी डॉक्टर्स लगातार उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं। लेकिन आखिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इस सुपर स्प्रेडर को लेकर क्या कहना है वो बताते हैं। मेरे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी जो कि दिल्ली वैक्सीन कमेटी के सदस्य हैं। डॉक्टर भाटी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आशीष खट्टर भी मेरे साथ में है, सीनियर कंसल्टेंट है वेंकट सर, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर आशीष खट्टर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, पिछले मार्च अप्रैल के दरमियान हमने जो देखा था कोविड का सीन, आपको लगता है क्या कि ये जो एक और इस तरह का जो प्रभाव है, सुपर स्प्रेडर है, क्या हम दोबारा उस सिचुएशन में जाते हुए नजर आते हैं क्या? यस, श्योरली। जैसे आप कह रहे हैं कि कोविड का ये जो स्ट्रेन है ओमाइक्रॉन, दैट इज B.1.1.529,
कोविड-19, इसमें अमूमन जो देखी गई हैं करीबन 50 के आसपास म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में देखी गई हैं, अराउंड 52 म्यूटेशन, जिसके बाद से ये बना है। और ये डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा सा अलग है। डेल्टा वेरिएंट से इसकी विरुलेंस बहुत ज्यादा है, ये बहुत तीव्रता से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट जो 1 से 6 आदमियों में जाने की संभावना रखता है, ये 1 से 37 में जाने की संभावना रखता है। शोध अब तक जितना इस पे हुआ है उससे यही पता चलता है कि इसकी तीव्रता एक से दूसरे मनुष्य में जाने की बहुत ज्यादा है, इसलिए और भी ज्यादा संभल के रहना, और भी ज्यादा मास्क, सैनिटाइजेशन, दूरी बनाए रखना, इन सब चीजों का हमें प्रयोग ध्यान और भी ज्यादा रखना पड़ेगा। हाँ, कितना इसके साथ मोर्टेलिटी रेट है या कितनी मॉर्बिडिटी है, मृत्यु दर कितना रहेगा, इस सब की पुष्टि अभी नहीं हुई है। और जितना भी अभी साउथ अफ्रीका में देखा गया उससे यही पता चला है कि ये बहुत ज्यादा कोई मृत्यु दर नहीं बढ़ा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। अमूमन कॉमन इलनेस, बॉडी एक, रेस्पिरेटरी इलनेस, गला खराब होना, जुकाम, खांसी, इस तरह के लक्षण इस वेरिएंट के साथ ज्यादा देखे गए हैं। बट बात यहीं आके रुक जाती है कि जब ये तीव्रता से फैलेगा तो जितने लोग ऑलरेडी कोई प्री मॉर्बिड इलनेस, मतलब शुगर, बीपी, कैंसर, किडनी, ये वाले जो पेशेंट्स हैं, जब इनमें इसका वायरस का जाना होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उस केस में कैसे मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ जाएगी, वो अभी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए बचाव, सावधानी में ही बचाव है हमारा, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें इस वेरिएंट से डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसकी विरुलेंस और जो स्प्रेड है वो बहुत तेज है। बिल्कुल सर, यानी कि इसकी जो फैलने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन आपने एक जरूर राहत वाली बात कही है कि अभी इसमें जो डेथ रेशियो है अभी तक वो इसकी स्थिति ऐसी नजर नहीं आती। लेकिन डॉक्टर भाटी, ये इसको कैसे समझे, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से जारी है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक जो डेथ रेशियो है, या फिर अगर कोई इसकी चपेट में आएगा तो बहुत सीवियर कंडीशन में जाते हुए ऐसे केसेस नजर नहीं आते। यानी कि एक राहत की बात यह है कि अगर कोई इसके संक्रमण की चपेट में आएगा तो कम से कम सीवियर कंडीशन में नहीं जाएगा ड्यू टू वैक्सीन। देखिए, इसमें दो चीजें हैं समझने वाली बात। जिस तरह से अभी हमारे पास जो डेटा आया, ज्यादातर साउथ अफ्रीका से डेटा आया, बट बाकी कंट्रीज से भी अब डेटा कैप्चर हो रहा है। अभी सिर्फ जितना WHO ने बताया है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों घोषित किया है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इसके जो अनयूजुअल म्यूटेशंस हैं उनकी वजह से इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया। और अभी इस पे हमें वैक्सीन की एफिकेसी का हम ज्यादा नहीं कह सकते, पर साउथ अफ्रीका से जो एक और डेटा आया है, जो उन्होंने एक चीज और अपडेट की है कि इसमें री इन्फेक्शन के केसेस देखे गए हैं। री इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जिनको पहले नेचुरल इन्फेक्शन हो गया था उनमें भी दोबारा से देखा गया है। बट एक चीज इसमें और है कि जितने भी केसेस देखे गए हैं वो ज्यादातर यंग देखे गए हैं, है ना, यूथ में है। तो अब हमारे पास डेटा नहीं है कि एल्डरली पेशेंट। लेकिन डॉक्टर भाटी, इंडिया में जो केसेस आए हैं उसमें 2 लोग हैं जिनमें एक की एज 66 इयर्स है, एक की 46 है। और दूसरी चीज जो सबसे चिंता बढ़ाने वाली ये भी कही गई कि ये दोनों ही फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। हाँ, बिल्कुल, जैसा हम बता रहे हैं कि उसमें कुछ जो थे लोग फुली वैक्सीनेटेड भी थे। इवन 1-2 केसेस ऐसे थे जिनको एक बूस्टर भी लगा हुआ था। तो डेफिनेटली हम इसमें 2 चीज है कि आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होना, आपको री इन्फेक्शन होना, मतलब वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन होना, या आपको नेचुरल इन्फेक्शन दोबारा से होना। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गंभीरता कैसी आ रही है बीमारी की, या वैक्सीन को इवेड करके, मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया वो बात है, ट्रांसमिशन होना ठीक है, पर बीमारी होना, मतलब जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हॉस्पिटलाइजेशन या फिर आपको ICU केयर की या आपका डेथ रेट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन इससे आपको प्रिवेंट करती है। तो ये वाला डेटा भी अगले 1-2 हफ्ते के अंदर और आएगा, तो इसके ऊपर हम ज्यादा बताएंगे। फिलहाल इसलिए अभी तो हमें अलर्ट और सतर्क रहना जरूरी है, और अपनी जितनी भी जी बिल्कुल डॉक्टर खट्टर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब हर किसी के मन में सवाल ये है कि आखिर इस नए म्यूटेशन, इस नए वेरिएंट को समझेंगे कैसे, क्योंकि सिम्टम्स अभी तक जो नजर आ रखे हैं या फिर जो जानकार बता रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जो पिछले कोविड के दौरान हमें नजर आए, चाहे वो फर्स्ट वेव के दौरान कहीं या फिर सेकेंड वेव के समय। आम भाषा में एग्जाम्पल इसका ऐसे दे सकता हूं कि आपके जो वायरस ने अपनी शर्ट बदल ली है और उस शर्ट में मैग्नेटिक पावर ज्यादा है, सो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट मोर पीपल और एक से दूसरे में संक्रमण जल्दी बढ़ जाएगा। तो समझने की बात यह है कि पहले अगर कोविड वायरल इन्फेक्शन
चांसेस होते थे कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट होगा, तो इसमें तो ऐसा हो जाएगा कि अगर आप डेफिनेटली किसी के संपर्क में आए हैं तो यू आर हाईली प्रोन, आप बहुत ज्यादा चांसेस में आ जाएंगे कि वायरस आप में ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे डॉक्टर भाटी ने भी बोला कि बात ये नहीं है कि कितनी विरुलेंस होगी, मृत्यु दर, रोग होना और ट्रांसमिशन होने में फर्क है। क्या आपको एक वायरस से संक्रमण है और वो आपको हानि पहुंचा रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें भी ये ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है, बट डेफिनेटली कुछ हद तक, क्योंकि हर वैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो कुछ हद तक वैक्सीन आपको बचाने की डेफिनेटली काम करेगी। बट क्योंकि ये एक वायरस टोटली अलग म्यूटेशन हो रही है, उसमें स्पाइक प्रोटीन बदल रहा है, वैक्सीन कितना काम करेगी या नहीं करेगी ये आने वाला समय बताएगा। हो सकता है हमें एक नए वैक्सीन की जरूरत पड़े, जैसे एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की हमें हर साल जरूरत पड़ती है। हो सकता है कोविड वैक्सीन बनाने की, नई वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़े, या कुछ हद तक ये वैक्सीन भी उसमें काम करे। बट बात फिर वहीं आ जाती है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जितनी सतर्कता हम रखेंगे उसी में ही बचाव है। कितना तीव्र ये फैलेगा या कितना ये हमें नुकसान करेगा ये आने वाला टाइम बताएगा। या जैसे जैसे और देशों से स्टडीज आने लग जाएंगी जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा संक्रमण फैल चुका है, वहां से स्टडीज जल्दी आ जाएंगी। बट क्या हम उन सब चीजों का इंतजार करें या प्रिकॉशन रखें? तो आंसर यही है कि प्रिकॉशन रखने में ही भलाई है। हम लोग गैदरिंग्स में कम जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग फिर दोबारा शुरू करें। प्लीज याद करिए वो पहला दिन जब कोविड हमने पहले बार देखा था और जो स्ट्रिक्टली प्रिकॉशंस फॉलो करी थी, उसी को दोबारा से समझना है, उसी को दोबारा से करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोग जो हमने अप्रैल और मई में देखा वो दोबारा देख सकते हैं हम फिर दोबारा से। बिल्कुल, और वो खौफनाक मंजर, मुझे लगता है डॉक्टर खट्टर कि वो खौफनाक मंजर जो भी किसी के याद करेगा उसके जहन में वही वो तस्वीरें सामने आएंगे। और खासतौर से जिन्होंने कई अपनों को खोया है वो बहुत बखूबी इस चीज को समझते हैं, या फिर अभी भी उसके जो सिम्टम्स हैं लोगों की बॉडी पर इंपैक्ट करते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह के हालात हैं वो ना बिगड़े, इसको लेकर प्रदेश स्तर पर भी कई तैयारियां की जा रही है। खासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हर बार कोविड के सबसे ज्यादा केसेस या कोविड ब्लास्ट होते हुए हमने देखा। वहां पर किस तरह की तैयारी है वो भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। वहां से हमारे सहयोगी अरुणिल ने धारावी इलाके की तैयारियां बताई हैं, एक रिपोर्ट देखिए। ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो कोविड का सदर्न अफ्रीका में फैला था उसकी एंट्री अभी भारत में हो चुकी है। अभी मैं धारावी जो एशिया का लार्जेस्ट स्लम है और मुंबई का एक वोलेटाइल एरिया माना जाता है वहां से रिपोर्ट कर रहा हूं। क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? बिकॉज जब ये पैंडेमिक चालू हुआ था कोविड का, तभी धारावी को सबसे वोलेटाइल रीजन माना जा रहा था पूरे वर्ल्ड में। पर जिस तरीके का फाइट यहाँ के लोगों ने दिखाया, जिस तरीके का रेजिलियंस यहाँ के लोगों ने दिखाया और बीएमसी ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिखाया, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हुई थी। और अभी कैसे धारावी प्रिपेयर्ड है, क्या धारावी प्रिपेयर्ड है, उस पे हमने यहाँ के वार्ड ऑफिसर से भी बात की, किरण दिगावकर से, जिन्होंने ये बताया कि अभी सिर्फ 4 कोविड केसेस है धारावी में। अभी ये क्यों बड़ी बात है? क्योंकि 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन धारावी में रहती है। अगर हम देखेंगे कि किस तरीके के कंडीशन में रहते हैं, काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पे घर है, सब स्लम्स है, हाइजीन की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने पड़ते हैं, यहाँ पे नाले हैं। बट फिर भी सिर्फ 4 केसेस है और अगर ओमाइक्रॉन यहाँ पे फैला तो एक कॉशन और थ्रेट डेफिनेटली माना जा सकता है। ऐसा यहाँ के वार्ड ऑफिसर ने भी माना और वे बोले कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन को भी रैंप अप हम कर रहे हैं ताकि एक इम्यूनिटी डेवलप की जा सके। तो आपने देखा, अरुणिल बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से वो इलाका जो सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है और पिछले दोनों वेव्स में हमने देखा भी था कि कैसे यहां से एक तरह से कोविड ब्लास्ट हुआ और एक के बाद एक पूरे इलाके, पूरे मुंबई के अलग अलग एरियाज में कोविड के कई केसेस देखने को मिले थे। अब इस नई वेरिएंट की दस्तक से भी अब अलर्ट पर है। लेकिन डॉक्टर भाटी, मैं जरा समझना चाहूंगी, एक तरफ वैक्सीनेशन की बात कही गई, लेकिन अब जो तीसरा एक और वेव हमारे सामने है, ये जो एक नया वेरिएंट है, क्या इस वैक्सीनेशन को लेकर वो प्रभावी है? और दूसरी चीज ये कि अगर नहीं तो क्या बूस्टर डोजेस की भी अब वो वक्त आ चला है कि बूस्टर डोजेस के लिए भी विचार करना होगा और उस पर जोर देना चाहिए? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक, हमें जो फर्स्ट डोज लगी उसके बाद जो सेकंड डोज लगी उसको हम बूस्टर कह रहे हैं कि भाई इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बट एक और सेकंड बूस्टर, उसकी आवश्यकता, सेकंड बूस्टर की पहले तो एक चीज हम बात कर लें कि उसकी आवश्यकता अभी हमारे
हेल्थ केयर वर्कर्स को डेफिनेटली पड़ सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जनवरी में शुरू हो गई थी, उनको वैक्सीन लगे हुए लगभग 8 महीने के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, जो हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, डेफिनेटली उनको सेकंड बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं हमारे जो बच्चों की जो वैक्सीन की, सबसे पहले इस तरह से फेजेस में जाइकोव-डी ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है 7 राज्यों में, जिसको पहले भेजा जाएगा। बच्चों के लिए कोमॉर्बिड वाली पहले एक लिस्ट आ रही है, उनको वैक्सीन लगनी जरूरी है। अब बात आ गई कि ओमिक्रॉन के ऊपर। देखिए, इसके ऊपर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि अभी थोड़ा और हमारे पास डेटा आना बाकी है कि इसकी ओमिक्रॉन पे वैक्सीन की, हमारी करंट वैक्सीन की एफिकेसी ऐसी रहेगी। ज्यादातर वैक्सीन जिस तरह से यूज की जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, वो स्पाइक प्रोटीन पर काम करती है, और जो ओमिक्रॉन का भी म्यूटेशन देखा गया वो इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर अधिक म्यूटेशन हुआ है। तो एक बार डेटा आएगा इसके बाद बता पाएंगे। हाँ, पर जिस तरह से कंपनियां बात कर रही हैं कि अगर ये मॉडिफाई भी करते वैक्सीन को, तो उसमें भी लगभग 3 से 4 महीने लग जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि आने वाले वक्त में इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। डॉक्टर खट्टर, जैसा बीच में बार बार कहा जा रहा था कि अक्टूबर नवंबर के बीच का ये वो दौर रहेगा जब तीसरी वेव का सामना हमें करना पड़ सकता है, तो क्या ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, ये कहा जाए कि ये वही तीसरी लहर है जो खासतौर से बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए घातक होगी? देखिए, ये जो ओमाइक्रॉन के साथ हम तीसरी लहर को जोड़ रहे हैं, हमने पिछली बार जो तीसरी लहर का अनुमान लगाया था वो इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट के लिए नहीं लगाया था। अच्छा। ये एक म्यूटेंट स्ट्रेन है जो सडनली अभी रिसेंटली 25 नवंबर के आसपास साउथ अफ्रीका में देखने को मिला, और ये वेव तो कभी भी शुरू हो सकती है जब भी एक नया म्यूटेंट वेरिएंट या म्यूटेंट स्ट्रेन कहीं से भी अगर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। जो हम लोग तीसरी वेव की बात कर रहे थे पहले, वो डेल्टा वेरिएंट को ही लेकर थी। जिस तरह से हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और जिस तरह से हमारे सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स, दिवाली, उस सब के बाद हमने अनुमान लगाया था कि भाई तीसरी वेव उसी वेरिएंट को लेके आ सकती है। ये तो एक नया वेरिएंट है, एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन है जो एक सडनली शुरू हो गया है। एंड अब आप कह सकते हैं कि हाँ, जब भी एक नया वेरिएंट या नया स्ट्रेन आएगा उससे एक नई लहर का उत्पन्न हो सकता है। वो चाहे आज है या 6 महीने बाद कोई नया म्यूटेंट वेरिएंट है जिसको हम कोई भी गेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, म्यूटेशंस वायरस में कॉमन है। वो आज एक वेरिएंट है, हो सकता है ये वेरिएंट लाइट है अभी, और इसी में ही यहाँ फैलने के बाद म्यूटेशन और ज्यादा हो जाए और ये घातक सिद्ध हो। तो सर, ये जो एक हम पहले एज क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, तो इस दौरान ये जो अगर ओमाइक्रॉन की बात करें तो सबसे ज्यादा किस एज क्राइटेरिया पर सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ सकता है? क्या बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा घातक होगा? देखिए, बड़ों में 18 साल से ऊपर वैक्सीनेशन काफी हद तक लग चुकी है, तो अभी जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं वो बच्चे ही हैं जिनमें वैक्सीनेशन अब तक नहीं लगी है। तो डेफिनेटली यस, जब स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस होते हैं, जब अटैचमेंट ऑफ द वायरस में ज्यादा बदलाव हो जाते हैं और ज्यादा क्षमता और वो तीव्र रूप से फैलता है, तो डेफिनेटली बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं इससे। तो इसीलिए अभी स्कूल जाना और गैदरिंग्स में जाना, बच्चों के लिए ओपन में खेलना, आपस में खेलना, और खासकर उन लोगों के साथ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, बच्चे, खासकर बुजुर्ग और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड या ऑलरेडी वो लोग जो किसी रोग से ग्रस्त हैं, जैसे कि शुगर, किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, वो लोग इससे दोबारा संक्रमण हो सकता है। चाहे आपको वैक्सीनेशन लगी भी हुई है तब भी आपको सतर्क रहना है, और खासकर बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि आपको बहुत ज्यादा अपने बच्चों के लिए प्रिकॉशन रखनी है, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेशन नहीं लगी है उनको। बिल्कुल, ये बच्चों के लिए तो एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है अब जब एक बार फिर से पब्लिक गैदरिंग शुरू हुई है तो लोगों को समझना होगा। डॉक्टर भाटी, कहा जा रहा था कि कोविड के बाद में जो बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं, एक तरह से वो जरूर काफी हद तक एक तरह से बचाती हैं, लेकिन पिछले काफी समय से हमने देखा कई सीजनल बीमारियां भी इस दौरान रही जो लोगों की इम्यूनिटी पर सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ा, और पिछले कोविड के दौरान भी कई तरह की समस्याएं लोगों को हुई। किसी ने कहा सर दर्द की परेशानी है, किसी को शुगर की समस्या बढ़ गई है पिछले कोविड के समय पर। अब ऐसे में ये जो तीसरा ये जो वेरिएंट है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर उसके लिए बचाव क्या हो सकता है? हाँ, देखिए, अगर हम बचाव की बात करें तो इसमें जो सोशल प्रोटोकॉल है वो सब तो वैसे ही रहेंगे, कोई बचाव के तरीके में चेंज नहीं आएगा। अभी तक के हमारे जो पहले भी 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न आए हैं और ये 5वां है, तो उनमें उपाय वही सारे रहेंगे जो डॉक्टर खट्टर ने भी अभी बताया। वही सब चीजें जो आपके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो सब चीजें आपको वैसे ही करनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने अभी अपनी सिंगल डोज भी नहीं ली है, वो एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, उनको अपनी वैक्सीन, और जो काफी सारी बड़ी पॉपुलेशन जो सेकंड डोज के लिए नहीं आ रहे, उनको अपनी वैक्सीनेशन लगा लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल ये है। और अभी जैसे क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रही है, और लोग जो अननेसेसरली ट्रैवल, तो सिर्फ अभी एसेंशियल ट्रैवल के ऊपर ध्यान दें। और मास्क की जो हम बात कर रहे हैं, मास्क को ठीक तरीके से पहनना है, कि जैसा बात कर रहे हैं बहुत ट्रांसमिसिबल है, तो कपड़े वाला मास्क आपको इससे बचाव नहीं करेगा। और ज्यादातर जो अभी गैदरिंग वगैरह भी हो रही है, तो हम जितना हो सके जो इंडोर गैदरिंग होती है उनको हमें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। क्लोज स्पेसिस के अंदर जो है हमें थोड़ा ध्यान देना है कि अगर इस तरह का कुछ प्रोग्राम भी हो तो। टेस्टिंग डेफिनेटली हम बढ़ा ही रहे हैं, सरकार रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग पहले से ज्यादा बढ़ रही है, ताकि किसी भी तरह के वेरिएंट को हम टाइमली जो है डिटेक्ट कर सके। री इन्फेक्शन पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। R0 वैल्यू जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये कितना फैलेगा, जो क्लस्टर आ रहे हैं अभी हम देख रहे हैं ना कुछ राज्यों के अंदर एकदम से केसेस बढ़ रहे हैं, उस पे नजर रखनी जरूरी है। जी बिल्कुल, पब्लिक गैदरिंग को लेकर बार बार यही बात कही भी जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका जरूर ध्यान रखना होगा। डॉक्टर समीर भाटी और डॉक्टर आशीष खट्टर, आप दोनों हमारे साथ में जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारियां दी, आपका बहुत शुक्रिया। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो यही मानते हैं जितना ज्यादा बचाव कर पाए उतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओमाइक्रॉन जो है वो बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। ओमाइक्रॉन पर दुनिया क्या कह रही है जरा वो भी जान लीजिए। WHO का कहना है कि ओमाइक्रॉन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, इसीलिए सचेत रहे। दक्षिण अफ्रीकी सरकार का कहना है कि ओमाइक्रॉन ने हमें हैरान कर दिया। आपको बता दें क्योंकि सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में ही इसके केसेस सामने आए। सौम्या स्वामीनाथन जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की, उनका कहना है कि मास्क ही एक तरह से वैक्सीन साबित हो सकती है और मास्क ही आपको ओमाइक्रॉन से बचाएगा भी, इसीलिए आप कहीं पर भी रहें मास्क जरूर पहने। डॉक्टर एंथनी फाउची जो कि संक्रमण रोग प्रमुख हैं US के, उनके अनुसार जो नया वेरिएंट है वो नए खतरे का संकेत है। यानी कि आप सोचिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि नए खतरे का संकेत है, इसीलिए अपने स्तर पर तैयारियां की जानी है। ओमाइक्रॉन के खतरे के बीच में आज जब पार्लियामेंट में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। साथ ही मांडविया ने यह भी बताया कि किस तरह से कोरोना को लेकर केंद्र सरकार काफी सजग है। पहले आपको उनकी बात सुनाते हैं। कोरोना काल की शुरुआत से ही यह बात सर्वविदित थी कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत की अपेक्षा कितना कमजोर है। पिछली सरकारों ने दशकों से हेल्थ सेक्टर को इतना उपेक्षित रखा था, इस बात को दोष दिए बिना, उसको दोष देने के लिए हमने सोचा नहीं और वेट भी नहीं किया। भारत सरकार ने विविध परिणामों पर काम करना शुरू कर दिया। आज मैं बहुत सारे तथ्य इस सम्मानीय सभागृह के सामने रखना चाहूंगा। इन 2 साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से निर्णय लिए गए और कार्य हुआ, यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार पावर से नहीं बट विल पावर से काम कर रही है। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब 4.5 करोड़ N95 मास्क स्टेट को उपलब्ध कराया। 17.5 करोड़ से ज्यादा PPE किट भारत सरकार ने राज्य को उपलब्ध कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल वेंटिलेटर पर बहुत बात चली और कहा तो लगातार ओमाइक्रॉन इस नए वेरिएंट को लेकर सजग रहने की बात सरकार भी कह रही है। प्रदेश स्तर पर भी तमाम सरकारें व्यवस्थाएं कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस समय की हेडलाइंस। और इस समय की बड़ी खबर बिहार से, जहां पर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने पर राजनीति गर्मा गई है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। विधायक अख्तरुल ने आरोप लगाया कि सदन में वंदे मातरम को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा थोपा गया है और मैं इसे नहीं गाऊंगा क्योंकि संविधान में इसे गाना अनिवार्य नहीं है। सुनिए क्या कहना है। क्यों जरूरी है वो? आपको जरूरी किसने कहा? जरूरी किसने कहा? देश का राष्ट्रगीत कोई जरूरी नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है। बिला वजह
बिला वजह जो चीजें जरूरी नहीं है उसको जरूरी नहीं कहना चाहिए। मतलब राष्ट्रगीत MIM के नेता राष्ट्रगीत नहीं है। MIM के नेता ही को बात मत कहिए। आप जाकर के पहले सारे सदन के 243 लोगों से पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा। तो मतलब ये गीत नहीं गाना है, राष्ट्रगीत नहीं गाना। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक नहीं है। वंदे मातरम नहीं कहेंगे ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपत्ति क्या है? मुझे मैं मातृवतन कहता हूं, उससे आपत्ति क्या है? मैं मातृवतन कहता हूं, उससे आपत्ति क्या है? वंदे मातरम कहना आस्था के मुताबिक नहीं है। आपने सुना AIMIM के ये विधायक हैं अख्तरुल, जिन्होंने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को मैं नहीं गाऊंगा और ये जबरदस्ती सदन में थोपा गया है, आस्था के मुताबिक नहीं है। इस पूरे वाक्य के बाद में बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, वो सुनिए। और हम कहते हैं कि इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य है, और जिनको ये पसंद नहीं है उनको जहां का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद है वहां जाना चाहिए। क्या चाह रहे हैं आप? कहना खुलेआम है, जहां अगर इस देश का राष्ट्रगीत पसंद नहीं है इसका मतलब कहीं और का पसंद है, तो जहां का पसंद है वहां जाए। कहां का पसंद है? अब उनसे पूछिए कि कहां का पसंद है। देखिए, ये नया परंपरा जो आया है, तो इसमें मैं चाहता हूं कि सभी लोगों से राय विचार विमर्श करके सदन के माध्यम से पहले सूचना दे देना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था, लेकिन किए हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन कुछ विधायक हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं हम गाएंगे ही नहीं, ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। अब उनका अलग चीज़ है, कुछ लोगों का अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत है राय विचार विमर्श करके अगर करते तो वो भी तैयार हो जाते, ना कि वो तैयार नहीं। आप क्या कहना चाहते, आपके तरफ से क्या होना चाहिए कि पहले? हमारे तरफ से पहले जरूर था जी, किसी से अगर नया, हम लोग तो नए थे, जानकारी नहीं थी, एटेंडम बोला गया है, लेकिन जब वो राष्ट्रगान था तो हम लोग मिलकर के गाए। आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को? तो फॉलो तो वहाँ जब सदन से किया जा रहा तो फॉलो तो करना है। कुछ लोगों को इसमें समस्या हो रही है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? समस्या अगर हो रही है उनको तो बात कर लेना चाहिए, तो सभी लोग। अच्छा सर, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये तो सारे सदन में बैठ करके सभी लोगों से बात करना है, लेकिन नहीं कर पाए तो बात करके करना चाहिए था, है ना? हाँ, बात करके करना चाहिए। सर एक चीज आज लास्ट तो सुना आपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं, आरजेडी या बीजेपी के जो नेता हैं उनके अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। मेरे सहयोगी पटना से साकेत मेरे साथ में है। साकेत, सबसे पहले पूरा वाक्य जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि AIMIM के जो विधायक हैं अख्तरुल, वो इतने ज्यादा नाराज क्यों हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ था आज? देखिए, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसे लेकर इस बार विधानसभा का जो ये शीतकालीन सत्र है, इसमें एक नई परंपरा शुरू की गई कि जो सत्र की शुरुआत जिस दिन हुई थी उस दिन राष्ट्रगान सदन के अंदर गाया गया था, और उसके बाद सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई थी। और चूंकि आज आखिरी दिन था, सदन जो शीतकालीन सत्र था ये 5 दिनों का, उसका आज आखिरी दिन था, और सदन में आखिरी दिन आज शाम को राष्ट्रगीत गान वहाँ पर गाया गया सदन के अंदर, और वहां पर MIM के जो विधायक है उन्होंने विरोध किया। हालांकि जब राष्ट्रगीत सदन के अंदर गाया जा रहा था तो वो सीट से जरूर उठकर खड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने अंदर राष्ट्रगीत नहीं गाया। जब वो बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा, हमने भी उनसे सवाल पूछा कि आखिर सदन के अंदर या कहीं भी आप राष्ट्रगीत से क्यों परहेज है, क्यों नहीं गाना चाहते? तो उन्होंने कहा कि ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य है, इसे गाना पड़ेगा। ये थोपा जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, जिस तरह की परंपरा यहां पर शुरू की गई है। उन्होंने सख्त लहजे में इसका विरोध किया और साफ तौर से कहा कि राष्ट्रगीत जो है वो नहीं गाएंगे। और ये इस तरह के वाकये पहले भी हुए हैं राष्ट्रगीत को लेकर, जिस तरह से MIM या इस तरह के जो भी विधायक हैं वो अपना विरोध जताते रहे हैं, और वही तस्वीर आज विधानसभा के अंदर भी दिखी। इस पर बीजेपी के जो नेता थे वो भी काफी तल्ख थे। उसके बाद हमने विधानसभा अध्यक्ष से भी इस पर बात की, तो उन्होंने कहा ये गौरव का विषय है, इसमें तो हर किसी को शामिल होना चाहिए, देश की बात हो रही है, देश के गौरव की बात हो रही है, तो इससे क्यों आखिर परहेज किया जा रहा है? और ये लाजमी भी है सवाल कि अगर देश के गौरव के लिए या एक नई परंपरा शुरू की जा रही है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने की परंपरा, तो इससे क्यों परहेज है आखिर MIM के विधायकों को? ये अपने आप में सवाल है। और जिस तरह से हमने उनसे सवाल भी पूछा, उन्होंने कहा कि वो नहीं गा सकते हैं, कभी भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दिखा, आरजेडी जो है वो भी इसमें बीच बीच का रास्ता निकाल रही है। बीजेपी ने तो इसका विरोध जरूर किया, लेकिन आरजेडी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि इसमें पहले बात करनी चाहिए थी सदन के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको, सभी नेताओं के साथ। आखिर वंदे मातरम
कहने से या फिर वंदे मातरम का अगर गान होता है, ये विधायक हैं, विधायक को इस तरह से आपत्ति है, ये बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। आप बने रहिए मेरे साथ में। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया है। वंदे मातरम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये विजय सिन्हा का कहना है। उनका कहना है कि वंदे मातरम गौरव का विषय है, कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, हमारी जो ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता है, हमारे विरासत पर गर्व करने का अवसर महसूस होता है। कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, हमारी जो ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता है, हमारे विरासत पर गर्व करने का अवसर महसूस होता है। तो सुना आपने, ये जो अध्यक्ष हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। आपत्ति नहीं बल्कि गौरव का विषय होना चाहिए। साकेत, क्या ये कहा जाए कि जिस तरह से आज ये पूरा वाकया घटित हुआ, तो क्या ये कार्रवाई का भी विषय हो सकता है? क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष से हमने ये बात पूछी भी, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। चूंकि आज सत्र का आखिरी दिन था, तो ऐसे में अब जब भी इस मुद्दे पर बात होगी तो विधानसभा अध्यक्ष के अंदर ही ये आता है कि वो विधायक को बुलाकर इस पर सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आप विधायक हैं, इस देश के संविधान के तहत आपको ये जिम्मेदारी मिली है, आप विधायक बनते हैं, आप सदन में जो उस क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ है वो आप वहाँ पर उठाते हैं। और इस देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से अगर आपको परहेज है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर जो जिस संविधान की कसम आप खाते हैं, उसी संविधान की बातों को आप नहीं मान रहे हैं। जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देश के लिए बनाया गया है, गौरव महसूस होता है उसे गाकर लोगों को, उससे आखिर आपको परहेज है। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है और इसमें हर पार्टी को सामने आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए कि आखिर राष्ट्रगान का विरोध कोई कैसे कर सकता है, राष्ट्रगीत का विरोध कैसे कर सकता है। अगर इसका कोई विरोध करता है तो वो देश का विरोध कर रहा है। हमने देखा कि आरजेडी की प्रतिक्रिया, आरजेडी यहाँ पर बहुत सेफ पोजीशन में नजर आ रही है, सेफ गेम में नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर आपत्ति है तो चर्चा करनी चाहिए, पहले इस बारे में बता देना चाहिए, अगर उन्हें विरोध जताना है तो वो कर देना चाहिए। अब ऐसे में अगर विरोध की बात करें, कार्रवाई की मांग की बात करें, तो जेडीयू और बीजेपी जो इस समय सत्ता में है, क्या उनकी तरफ से भी कोई मांग ऐसी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल इसमें आरजेडी जो है वो कहीं ना कहीं बीच का गेम खेल रही है, क्योंकि आरजेडी के विधायक ये कह रहे हैं कि इस पर पहले बात करनी चाहिए थी। आखिर जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान विधानसभा अध्यक्ष ने ये तय किया कि चूंकि अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, तो ऐसे में सदन की कार्रवाई की शुरुआत राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से और राष्ट्रगीत से समापन होगा, तो ऐसे में किसी भी विधायक को आपत्ति क्यों हो सकती है? आरजेडी के विधायक ये कह रहे हैं कि इस पर बात करनी चाहिए थी सभी सदस्यों से, उसके बाद इसको सदन के अंदर इस तरह की जो परिपाटी है वो शुरू करनी चाहिए थी। तो सवाल इसी पर है कि आखिर आरजेडी भी किस लाइन पे चल रही है? क्या जो आरजेडी का वोट बैंक रहा है उसे नाराज करना नहीं चाह रही है आरजेडी, या इस तरह की बातें लगातार हो रही है? जेडीयू भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ है, क्योंकि बिहार विधानसभा में जो अध्यक्ष है वो बीजेपी कोटे से आते हैं। बीजेपी का इस बार कहीं ना कहीं बिहार में जो एमएलए है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियां ये मानकर चल रही है कि सरकार पर भी बीजेपी का दबाव ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा है। ऐसे में बीजेपी जो चाह रही है वो बिहार के अंदर कर रही है और वही उसी चीज़ का विरोध जो है वो लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्षी पार्टियों की तरफ से होता है। और आज तो कह सकते हैं हद ही है कि एमआईएम के विधायक ने राष्ट्रगीत का विरोध यहाँ पर सदन में किया और उन्होंने साफ लहजे में कहा कि वो नहीं गा सकते हैं, उनकी ये परिपाटी नहीं रही है, उनकी वो संस्कृति नहीं रही। बिल्कुल, ये विरोध जता रहे हैं। साकेत, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अपने दर्शकों को एक बार फिर हम सुना देते हैं कि एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल का क्या आरोप है, अख्तरुल इमाम ने क्या नाराजगी जताई, क्या आरोप लगाया? आपको जरूरी किसने कहा? जरूरी किसने कहा? देश का राष्ट्रगीत कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बिला वजह जो चीजें जरूरी नहीं है उसको जरूरी नहीं कहना चाहिए। मतलब राष्ट्रगीत एमआईएम के नेता एमआईएम के नेता ही को बात मत कहिए। आप जाकर के पहले सारे सदन के 243 लोगों से पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा। तो मतलब ये गीत नहीं गाना है, राष्ट्रगीत नहीं गाना। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक नहीं है।
वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपत्ति क्या है? मुझे, मैं मातृवतन कहता हूँ, उससे आपत्ति क्या है? मैं मातृवतन कहता हूँ, उससे आपत्ति क्या है? तो वंदे मातरम आस्था के अनुरूप नहीं है, वंदे मातरम नहीं कहूंगा। एआईएमआईएम के ये विधायक हैं अख्तरुल इमाम, जो नाराजगी जता रहे थे, वंदे मातरम कहने से इनकार कर रहे थे, वंदे मातरम गीत गाने से इनकार कर रहे थे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।